हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू मास फिजिक्स में। माई सेल्फ विशांत शर्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो हम सारी चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं डाइपोल के बारे में। डाइपोल को एकदम से उधेड़ देने वाले हैं और जो डाइपोल के लिए हमें ज़रूरत है जानने की, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो बने रहना मेरे साथ। मेरा नाम है विशांत शर्मा, आप देख रहे हैं क्या न्यू मास फिजिक्स। तो हो सके तो नोट्स बना लेना साथ साथ। अब अगर मैं बात करूं तुमसे कि क्या बात करूं कि भैया डाइपोल एक्चुअल में चीज़ क्या है, तो इससे पहले ज़रा थोड़े प्रीवियस लेक्चर में चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डिस्क्रीट सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, उन मॉलिक्यूल्स में परमानेंटली एक ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है कि वो एक सिस्टम बनाते हैं चार्जेस का। क्या बनाए रखते हैं? नेचुरली वो अपने आप चार्जेस का एक सिस्टम बना लेते हैं, और वो चार्जेस एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे भी होते हैं। और चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये कोइंसिडेंट की बात है कि जो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और दोनों चार्जेस अनलाइक नेचर के होते हैं। तो ऐसे सिस्टम को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जब नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक डाइपोल और चार्जेस के कारण बन रहा है, तो सीधी सी बात है, जब चार्जेस है तो उसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी उसके आसपास। तो हम देखने वाले हैं उस डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पे कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एट ए जनरल पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट चूज कर लो आर्बिटरी, उस पॉइंट पे कितनी इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो मैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो क्या है ये? इट इज ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या है ये? सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस विच इज प्लेस्ड, विच इज सिस्टम ऑफ क्या? सिस्टम ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड अनलाइक चार्जेस which are placed at a finite distance। जो एक दूसरे से क्या रखे हो? फाइनाइट डिस्टेंस पर। मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए। एक बार जहां फिक्स कर दिया वहां फिक्स कर दिया, फिर ये नहीं कि मुझे यहां पहुंचा दो मुझे वहां पहुंचा दो, एक बार फिक्स तो फिक्स। तो मतलब क्या है भाई, देखो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। द सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब दो चार्जेस का सिस्टम है, एक ये और एक ये, जो एक दूसरे क्या रखा है? फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ऐसे रखा है। कितने डिस्टेंस पर? उस फाइनाइट डिस्टेंस को बोलते हैं 12। ठीक है, और यहाँ चार्जेस प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम, एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ एंड द नेचर ऑफ बोथ चार्जेस शुड बी अनलाइक। मतलब दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, और दोनों चार्जेस के जो साइन है, जो नेचर है, वो अनलाइक होना चाहिए, और दोनों चार्जेस एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तब तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन में आएगा, कैटेगरी में आएगा। तब तो कोई सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैटेगरी में आएगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो भाई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमेशा 12 रहेगी। कभी तुम सोचो कि दोनों दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, तो तुम उसे L इक्वल टू मान लो, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस किसी क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो तुम लिखो L इज इक्वल टू 4 और 12 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 4 से, और 8 सेंटीमीटर। गलत हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जब 12 है, तो जो 4 देगा, जो 4 mm दे रखी है क्वेश्चन में, वो 12 के ही इक्वल होगी। अभी डिस्टेंस 12 क्यों लेते हैं, L क्यों नहीं लेते? क्योंकि बच्चों डाइपोल जो होता है ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स तो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सही ना। उनके अंदर डाइपोल होता है। जब उनके अंदर ये डाइपोल होता है, उनके अंदर मतलब वे डाइपोल जैसा नेचर शो करते हैं। तो जब वो डाइपोल जैसा नेचर शो करते हैं, तो तुम्हें पता है वहाँ पे जो दो चार्जेस होंगे वे कितनी दूरी पर रखे होंगे? अरे आँखें से तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत छोटी दूरी पर रखे होंगे ना। अब बहुत छोटी दूरी इतनी छोटी होगी कि वो तुम मेज़र नहीं कर सकते। तो हमने उसे थोड़ा एक्यूरेट बनाने के लिए, थोड़ा मेजरेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी कि बहुत ज़्यादा ना, थोड़ी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो मिलेगी ही जिससे हम उसकी स्टडी कर पाए, इसलिए हमने इसको 12 कहा है। वरना कहने को L भी कह देते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
तो कंडीशन क्या है भाई, कंडीशंस, कौन सी कंडीशन, डाइपोल के होने की कंडीशंस क्या है, कंडीशंस नंबर फर्स्ट क्या, बोथ चार्जेस मस्ट बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, नंबर टू, बोथ चार्जेस मस्ट बी ऑफ अनलाइक नेचर, और थर्ड, बोथ चार्जेस आर प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों चार्जेस एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर भी रखे होने चाहिए। तो भाई ये तो थी डाइपोल की बात, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये देखने को कहाँ मिलता है उसके बारे में आराम से बात करेंगे, कौन से वो मॉलिक्यूल्स है जिन मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। पहले हम देखते हैं कि जब डाइपोल है, अगर डाइपोल है तो उसका अपना क्या होगा, मोमेंट भी होगा। भाई अगर डाइपोल है तो वहाँ मोमेंट भी होगा। क्यों होगा मोमेंट, देखो यहाँ चार्जेस है। अब ये चार्जेस एक जगह तो स्टेशनरी रह नहीं सकते, ये चार्जेस एक जगह तो स्टेशनरी रह नहीं सकते, ये क्या भागा दौड़ी करते रहते हैं, तो उसकी वजह से पूरा सिस्टम हिलता है। हिलता मतलब वाइब्रेट करने लगता है। तो वो वाइब्रेट किस मूवमेंट से कर रहा है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। जैसे मान लो ये डाइपोल अभी ऐसे वाइब्रेट करे तो वाइब्रेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट हो रहा होगा ना। ये मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होता है ये देखने वाले हैं अब हम। उसके बाद देखेंगे कि डाइपोल कहाँ पे मिलता है, देखने वो कैसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल होता है और जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल नहीं होता, और क्या कंडीशन रखी जाए कि वहाँ डाइपोल हो जाए और क्या कंडीशन नहीं रखी जाए कि डाइपोल ना हो, या जो भी है मतलब। ठीक है, तो क्या लिखे भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि अब डाइपोल है तो उसका अपना एक मूवमेंट भी होगा। अगर डाइपोल है तो उसका अपना क्या होगा, मूवमेंट भी होगा। तो लिखे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लो, ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है भाई, ये हुआ भाई, है ना। दोनों में से कोई भी एक चार्ज और दोनों के चार्ज के बीच की डिस्टेंस के अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिलेगा। किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं भाई, पी से, वेक्टर पी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई हमारे पास, वेक्टर। और यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी इसकी क्या, कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर नहीं है ये क्या है, कूलम्ब मीटर। चलो अब अगर फॉर्मूला लिखूं, फॉर्मूला क्या होगा देखो डाइपोल का, P इज इक्वल टू ईदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज हम पॉजिटिव लेंगे, इनटू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ चार्ज, डिस्टेंस ऑफ बोथ चार्ज टू। अगर वेक्टर फॉर्म लिखे तो वेक्टर फॉर्म, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर ही लिख देता, लेकिन चलो वेक्टर P इक्वल टू Q12 वेक्टर। तो ये हमारे पास आया क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी तो होगी जब क्वांटिटी वेक्टर है, तो भाई इस डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ को होती है, ये क्वेश्चन है। तो भाई डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तुम याद रख लो, रट लो, रट्टा मार लो, जैसे भी करें, जैसे भी हो, क्योंकि स्टडी बेस, ये क्या चीज़ है, स्टडी बेस्ड नॉलेज है। ये जो नॉलेज आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की, पहले मॉलिक्यूल्स को देखा कि ये वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्चुअल में वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर चार्जेस का सिस्टम रखा है। अच्छा, और चार्जेस का नेचर कैसा है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और नेचर कैसा है, अनलाइक नेचर है, और दोनों एक दूसरे फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं बदल रही है। इसका मतलब इसे कैटेगरी में रख दो भाई, और उस कैटेगरी का नाम क्या दे दो, डाइपोल। तो ऐसे हमने पहले चीज़ें देखी, उसके बाद स्टडी हुई। अब फिर बात थी कि उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी डाइपोल की, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो मूवमेंट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, किस हिसाब से कर रहा है। तो पता लगाया गया रिसर्च के दौरान कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। हमेशा कहाँ से कहाँ को होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ को। तो डायरेक्शन कहाँ को होगी भाई, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल है ना, डायरेक्शन क्या, निगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब अगर मैं यहाँ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी, वेक्टर P। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसे बच्चों को समझाने की बात करूँ तो मैं ऐसे समझाता हूँ, देखो मेरा अपना वो है फंडाई
क्या कि देखो ये चार्ज पॉजिटिव है, मतलब इसने किसी को कुछ दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ये निगेटिव है, मतलब इसने किसी से कुछ ले रखा है, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव, ये भारी हुआ, ये निगेटिव, ये हल्का हुआ। अब जब ये भारी है, ये इसने दे रखा है, मतलब ये हल्का हुआ, ये देने वाला है ना, तो ये हल्का हो चुका, ये लेने वाला है, ये भारी हो चुका। अब ये भारी हुआ, जब ये भारी हुआ तो ऐसे झुकने की कोशिश करेगा, मान लो ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। अब ये भारी है तो ऐसे झुकेगा। अब जब ये ऐसे झुकेगा तो इसे बैलेंस करने के लिए कौन भागेगा, यहाँ से एक डायपोल मोमेंट भागेगा ऐसे और इसे बैलेंस कर देगा ऐसे। तो देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, निगेटिव से पॉजिटिव। मतलब ये अपना मेरा एक रूल है जिससे बच्चों की समझ में अच्छे से आ जाए कि एक्चुअल में डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो बच्चों ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की कहानी थी थोड़ी सी, जो कि आधी हुई है। आधी कहानी क्या है कि भाई ये डायपोल मोमेंट देखने को कहाँ मिलता है, कैसे मॉलिक्यूल से जहाँ पे डायपोल मोमेंट हमें देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो तुम लोगों के समझ में आया क्या है, छोटा सा फंडा था कि P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। और इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, द सिस्टम ऑफ चार्जेस विच इज प्लेस्ड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये चीज़ें तो आप लोगों की समझ में आई। अब देखो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट देखने को मिलता है। एक तो होता है पोलर मॉलिक्यूल, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑलरेडी होता है, चाहे उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दो और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में रख दो। मतलब इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और विद द इलेक्ट्रिक फील्ड और विदाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दे विल ऑलवेज शोज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। दे विल ऑलवेज शोज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का नेचर कौन शो करेंगे, पोलर मॉलिक्यूल ऑलवेज शो करेंगे। पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में कौन आता है, जैसे H2O वाटर, क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, उनमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ऑलरेडी होता है। ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होता है जो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट नहीं शो करते, लेकिन जैसे उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है वो डायपोल मोमेंट शो करने लगते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे हम आप कौन कौन सा मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखते हैं भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स है ना। पोलर दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, दोज मॉलिक्यूल्स which shows the nature which has permanent electric dipole moment, permanent electric dipole moment in the presence or absence of electric field। ठीक है भैया, ऐसे मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को शो करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो और चाहे ना रखे हो, मतलब परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उनके अंदर होता है। मतलब अगर वो ऐसे भी रखे हैं ना स्टेशनरी, किसी गिलास में पानी भर के रख दो तो उसके मॉलिक्यूल भी लड़ने लगते हैं, मतलब वाइब्रेट करने लगते हैं आपस में अपने आप ही, क्योंकि उनकी एनर्जी है भाई अपनी, कौन सा एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी है उसमें। ठीक है, तो देखो भाई अब कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्या बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O, किसकी बात करते हैं, H2O। तो H2O की स्ट्रक्चर बनाओ, कैसी होती है H2O की स्ट्रक्चर, देखो O होता है यहाँ, H होता है यहाँ और H होता है यहाँ। इस पे -2, इस पे +1 और इस पे +1, ये ऐसे और ये ऐसे। अब एक बात बताओ, ये -2, ये +A+, अब इन दोनों का जो सेंटर चार्ज है वो कहाँ पे आएगा, कहीं आएगा सेंटर पे। अब ये +A+ तो क्या होगा, +2, तो क्या एक कंडीशन फुलफिल हो गई, हाँ। देखो दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के, पहली कंडीशन फुलफिल। दोनों का नेचर अनलाइक, दूसरी कंडीशन फुलफिल। और दोनों कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं जो कुछ भी हो सकती है, मान लो 12 है। तो हैंस दे ऑलवेज शोज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी ऑलवेज। अब चाहे तुम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो और चाहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में मत रखो, तो भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो शो करेगा ना, क्योंकि इसकी जब स्ट्रक्चर ही ऐसी है ना, इसकी जब क्या है, स्ट्रक्चर ही ऐसी है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शो करेगा। अब मान लो तुमने इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा, भैया नेगेटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव भागेगा, पॉजिटिव वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा, तब भी तो दोनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस ही रहेगी ना। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो तब भी शो करने वाले हैं इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये तो भैया थी एक पोलर मॉलिक्यूल की बात। अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करूँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर, पोलर भालू मत समझ लेना ऐसे, पोलर बियर है सर ये तो, जो सफ़ेद वाला होता है, जो अटलांटिका में पाया जाता है। अरे वो नहीं है बच्चों, ये पोलर वाला वो नहीं है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो पोलर मॉलिक्यूल। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज जीरो डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एज वी पुट दीज इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे विल डेफिनेटली शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या है, हिंदी में समझो भाई, कि ऐसे मॉलिक्यूल जो वैसे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नहीं शो करते, लेकिन जैसे ही उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए जाते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के नेचर को शो करने लगते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल CH4, क्या लिखेंगे? दोज, पहले एक डेफिनेशन तो लिख दो, दोज मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट शोज the electric dipole moment in the absence of electric field, but as we placed them into electric field they shows द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो वो क्या करने लगते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बिहेवियर को शो करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो CH4 हुआ, या क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हुआ। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं? परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो CO2 के स्ट्रक्चर ले लो, तो CO2 मतलब बीच में C, एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, अब यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, C पे +4 होता है। अच्छा, ऐसे बॉन्ड बनाते हैं ये। अब एक बात तो बताओ, इस -2 और इस -2 का सेंट्रलाइज चार्ज कहाँ पे होगा? मतलब इन दोनों का अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढूं तो कहाँ पे होगा? वो बीचों बीच यहाँ पे। तो -2 ये -4, मतलब कार्बन पे ही +4, कार्बन पे ही -4। तो मतलब देखो, दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों चार्जेस का नेचर अनलाइक है। बट क्या दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि देखो कार्बन पे है, कार्बन पे +4, कार्बन पे -4, तो दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है 12, वो कितनी है? 0। तो P कितना हो जाएगा यहाँ से? P = हो जाएगा 0। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को शो नहीं करते, किसके एब्सेंस में? इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में। बट जैसे ही मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूँ तो क्या होगा? देखो तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भागेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत भागेगा। और जब ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे दोनों भाई एक दूसरे से, तो क्या होगा? ये मिलने की कोशिश करेंगे हाथ पकड़ के कि ले चल मुझे भी साथ साथ तो भाई क्या होगा? ये इधर ही होता। तो मतलब इन दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस आ जाएगी, और जब दोनों के बीच में डिस्टेंस डेवलप हो जाएगी तो क्या करने पड़ेंगे? मोमेंट करने लगेंगे। अरे सीधी बात, जब दोनों भाई साथ है तो मिलजुल के ला रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं करेगा, तो चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं, स्टेबिलिटी में बैठे हैं। अब जैसे ये दूर होंगे तो अकेले पड़ गए, अब अकेले पड़ गए तो भाई कोई आके परेशान करेगा, तो छटपटाने लगेंगे ना ये। अब छटपटाने लगेंगे तो डाइपोल मोमेंट को शो करेंगे, क्योंकि दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये बातें थी डाइपोल किसके? पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आई होप ये चीज़ें तुम लोगों की समझ में आ गई होंगी कि कैसे डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं। यही इनका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंट है जो डाइपोल की हम स्टडी करते हैं। अब भैया मैंने जो चीज़ें थी बताने लायक, बताने वाली, ज़बरदस्त वाली, वो तो मैंने बता दी है। अब जो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने का काम करता है वो कौन होता है? न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल पोर्शन क्या काम करता है? कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का काम करता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। चलो, तो न्यूमेरिकल की बात करें, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल रे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ए चार्ज, ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ ±5 माइक्रोकूलम चार्जेस आर प्लेस्ड at 4 mm apart, find the direction and magnitude of electric dipole moment. Find the direction and magnitude of EDM. चलो मैं पूरा लिख दूँ भाई, EDM। ठीक है भैया। चलो तो देखो चार्ज क्या है,
Q दे रखा है कितना 5 इंटू 10 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। एक जो दूसरा Q दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये Q1 ये Q2 -5 माइक्रोकुलाम या 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। अब जो दोनों के बीच की डिस्टेंस से ध्यान रखना 12 होगी, ये 4 mm और mm को कन्वर्ट करो 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो कितना होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। P की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, Q कितना, कोई सा भी एक चार्ज रख दो 10 टू द पावर -6 इंटू 12 की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 5 4 20 इंटू 10 टू द पावर -9 कुलाम मीटर। यह आया भाई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम -5 माइक्रोकुलाम टू +5 माइक्रोकुलाम, ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो भाई ये बेसिक क्वेश्चन था, तुम भी कर सकते थे, मैंने भी कर लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे गिवन है कि भाई हमें एक डायपोल दे रखा, सिस्टम दे रखा है ऐसा, है ना, एक ऐसा हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है, एक सिस्टम गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे है पॉइंट A, यहाँ पे है पॉइंट B। पॉइंट B जो है वो है 0, -15, 0 पे, सेंटीमीटर में, याद रखना। ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट A है वो कितने पे है, 0, 15, 0, ये भी सेंटीमीटर पे है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है। अच्छा, अब पॉइंट A पे जो चार्ज रखा है वो कितना रखा है, QA पे कितना चार्ज रखा है, 2 माइक्रोकुलाम। इस वाले पे QB पे कितना रखा है, -2 माइक्रोकुलाम। दो चार्जेस रखे हैं, तो हमसे पूछा है फाइंड द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, फाइंड द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे नेट चार्ज बताना है, एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। और क्या बताना है, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है। तो भैया ये सिस्टम रखा है हमें, एक पॉइंट A है, पॉइंट A पे 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है, पॉइंट B पे -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है, और दोनों ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। अच्छा, पहले तो हम ये कंसीडर करेंगे कि पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे, कंसीडर नहीं करना, क्या करना है, आइडेंटिफाई। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अनलाइक नेचर के हो, दोनों अनलाइक नेचर के, दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हो, हाँ दोनों यहाँ से यहाँ तक एक फाइनाइट डिस्टेंस हो कि 15 और 15 30 हो जाएगा, ठीक है। अब किसी के मन में कोई महान मूर्ति, कोई कलाकार ऐसा हो कि भाई सर ये -15 और ये +15 और +15 से -15 खत्म और फाइनाइट डिस्टेंस 0 और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0, तो भाई वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या? डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। मैं 5 मीटर आगे चलूँ, 5 मीटर पीछे चलूँ तो क्या 0 डिस्टेंस हुई? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बेटा, डिस्टेंस 0 नहीं होगी। डिस्टेंस तो 5 मीटर आगे 5 मीटर पीछे कितनी हो गई? 10 मीटर। तो अगर ये 15 मीटर यहाँ और 15 सेंटीमीटर यहाँ, तो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी टोटल। चलो भाई, तो अगर मैं बात करते हैं किसकी, क्यू ए कितना दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी कितना दे रखा है -2 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की फाइनल डिस्टेंस 12 कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये हो जाएगा -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कुलाम। ये होगा भैया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, एक तो डाइपोल तो है, इट इज़ ए डाइपोल, क्या लिखेंगे, इट इज़ ए डाइपोल, इट इज़ ए डाइपोल। चलो भाई, जब डाइपोल है, डाइपोल मतलब 2 पोल वाला, देखो एक पोल ये, एक पोल ये, एक पोल ये, एक पोल ये, 2 पोल वाला हुआ। तो क्या करना है भाई, क्या करना है, नेट चार्ज निकालो पहले, नेट चार्ज। अच्छा, नेट चार्ज के लिए क्या करें, क्यू नेट, क्या होता है क्यू नेट, क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए है 2 -2 और ये हुआ 0, क्या हुआ ये 0। अरे सर, जो नेट चार्ज है वो क्या है, किसी भी डायपोल पे जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा 0। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो नेट चार्ज होगा, अगर वो इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहा है तो 0 होगा। इसीलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों? क्योंकि जब चार्ज ही नहीं है भाई वहाँ, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सीधी सी बात है। तो नेट चार्ज 0। अब हमें बताना है नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो कितना होता है, P = Q × 12।
चलो भाई, तो Q की वैल्यू को ऐसे भी एक रख लो 2 इंटू 10⁻⁻6 और 12 की वैल्यू का 30 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा कितना, 3 2 जा 6, 60 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। इधर थोड़ा सॉल्व करके 0.8 0.6 0.06 इंटू 10⁻⁻6 लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो भैया ये हमारे पास आया है डाइपोल मोमेंट निकल के, और ऐसे हम डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, आई होप, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा भला कोई मानुस टकरा जाए तो, है ना, अच्छा भला क्वेश्चन कोई टकराए तो कर लेंगे। चलो भाई, मैं डाइपोल के हर एक क्वेश्चन कराना चाह रहा जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भाई एक डाइपोल है, वो कुछ ऐसे विराजमान है, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू। अब एक डाइपोल क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और एक डाइपोल रखा है यहाँ पे, ये रखा, और ये क्या चीज़ है भैया, ये है प्लस, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ये दो डाइपोल रखे हैं, कितना एंगल पर रखे हैं, एक डाइपोल ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 120 डिग्री का क्या बना रहे हैं, एंगल। तो हमसे पूछा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर सिस्टम के लिए नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बता दो। चलो भाई बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अब देखो यहाँ दो डाइपोल बन रहे हैं, एक डाइपोल ये, एक डाइपोल ये। दोनों डाइपोल के जो डिस्टेंसेज है वो कितनी है, 12 है, जो भी हो चलो। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट की बात करो तो देखो जितना डाइपोल मोमेंट इस वाले डाइपोल का होगा उतना ही डाइपोल मोमेंट इस वाले डाइपोल का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का चार्ज सेम है, दोनों के बीच की डिस्टेंसेज भी सेम ही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सेम नेचर के डाइपोल रखे हैं दोनों। ठीक है, बोथ डाइपोल आर सेम नेचर। तो अच्छा एक बात बताओ, हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है। जब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इंडिविजुअल डायरेक्शन शो कर दो। मतलब इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ को होगी और इस वाले की कहाँ को होगी। तो देखो पहले वाले डाइपोल की अगर मैं बात करूँ, इसको निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ को जाएगा ऐसे, क्या कह दो इसे P1। इसके होगी निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे जाएगा, क्या कह दो इसे P2। और P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P, क्योंकि दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है। अब अगर मैं इनकी नेट की बात करूँ तो नेट कहाँ को निकलेगा, नेट निकलेगा बिल्कुल बीचों बीच, P नेट ऐसे निकलेगा, और एक किसी एक्सिस से एंगल बनाएगा अल्फा जो डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक, किसी भी एक कंपोनेंट से एंगल बनाएगा अल्फा। जो नेट होता है वो किसी भी एक कंपोनेंट से एंगल बनाता है अल्फा, जो कि किसको शो करता है, डायरेक्शन को। तो भैया नेट P नेट की अगर मैं बात करूँ तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब दो एंगल पे हो, दो वेक्टर एंगल पे हो, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अच्छा, अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, P1 की वैल्यू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P1 P2 मतलब P स्क्वायर कॉस 120। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2P स्क्वायर और माइनस प्लस 2P स्क्वायर, 120 की वैल्यू -1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये P। तो P नेट क्या आया हमारे पास, P आया, P नेट क्या आया निकल के P। तो भैया P नेट तो P आया, मतलब जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो किसी एक कंपोनेंट के ही इक्वल आ गया भाई। अरे किसी एक कंपोनेंट के ही इक्वल आ गया ये तो क्या नेट ऐसे ही निकलेगा। अब देखते हैं, नेट निकालने के लिए डायरेक्शन का पता होना जरूरी है ना, कि भाई वो एक कंपोनेंट से कितना एंगल पे झुक के निकल रहा है नेट। तो डायरेक्शन निकाल दो। तो डायरेक्शन निकालने का मैं तुम्हें एक मंत्र बता देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ P नेट। मंत्र क्या भाई, फॉर्मूला ही है। तो डायरेक्शन कोस एल्फा निकालो हमेशा। कोस एल्फा कैसे निकालेंगे, देखो क्या करो भैया, ये वाला कंपोनेंट अपॉन ये नेट, मतलब P2 अपॉन P नेट, P2 अपॉन P नेट, ये डायरेक्शन देगा तुम्हें। अगर तुम इससे बनाते एंगल तो क्या करते, P1 अपॉन P नेट कर देते, बात तो वही है। चलो P2 की वैल्यू कितनी है P नेट की वैल्यू कितनी है P, तो क्या आएगा 1, मतलब कोस एल्फा क्या आया 1, और एल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात है भाई, जो P नेट है वो किसी भी एक ही कंपोनेंट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। किस कंपोनेंट के ऊपर, P2 के ऊपर। तो मतलब अगर इन दोनों का मैं नेट की बात करूँ, इस वाले की और इस वाले की, जो दोनों का नेट P नेट निकल के आया है वो P के इक्वल आया है। और P के इक्वल का मतलब क्या है कि जो नेट डायरेक्शन है वो इसकी ये ना होकर के कहाँ को निकली एक्चुअल में यहाँ पे आएगी P नेट। समझ में, क्योंकि एंगल 0 है ना डिग्री। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो भैया ये हमारे पास डायरेक्शन निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया किसी भी डायपोल का।
अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं कहानी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़े तो सिस्टम दे रखा है हमें और कहा है कि भाई एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस 2q चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। आर प्लेस्ड कैसे रखे हैं? पहला वाला रखा है भाई कैसे रखा है? a,0,0 पर। दूसरा वाला रखा है किस पे? 0,0,0 पर। और तीसरा वाला रखा है किस पे? 0,a,0 पर। ऐसे तीनों, ये इस पे रखा है, ये इस पॉइंट पे रखा है, ये इस पॉइंट पे रखा है, तीनों ऐसे रखे हैं। क्या फाइंड करना है? फाइंड नेट पी नेट फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो भैया पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखो ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है भैया? हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर। चलो भाई, अब हुआ क्या है ना, चलो अब पहला वाला a,0,0 तो मतलब ये होगा कहीं a,0,0। यहाँ पे क्या रखा है? प्लस क्यू। ओरिजिन पे क्या रखा है? 2q। और यहाँ पे क्या रखा है? 0,a,0। ये होगा भैया। अच्छा ये हो चुका। यहाँ पे कितना रखा है? q प्लस वाला, ये -2q है, ऐसे रखा है। अब ये सिस्टम क्या है? क्या सिस्टम डाइपोल है? पहले तो ये बताओ, क्या ये सिस्टम जो है वो डाइपोल है? क्या इट इज ए इक्विवेलेंट टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और नॉट? इज इट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और नॉट? तो सर देखने में तो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड q, इसका 2q, इसकी बात करो इसका q और इसका 2q, तो गड़बड़ हो रही, गड़बड़ घोटाला। तो कुछ करो भाई, कुछ करो। तो कुछ करते हैं, हम खड़े तो हैं यहाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे तुम्हारे लिए। यहाँ -q कर दो और यहाँ -q कर दो। ये वाला चार्ज इसे डोमिनेट, ये वाला चार्ज इसे डोमिनेट, इसका हिस्सा इसे, इसका हिस्सा इसे दे दो। बंटवारा हो चुका। आधी जायदाद पे इसका हक, आधी जायदाद पे इसका हक, दोनों मिल बांट के खा लेंगे और पचा लेंगे है ना? तो मतलब क्या है? ये -q हुआ इसके लिए, तो ये दोनों डाइपोल बनाए। ये -q है, इन दोनों ने डाइपोल बनाया। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसके लिए -q से +q, मतलब P1 यहाँ को, इसके लिए P2 यहाँ को, इन दोनों का नेट यहाँ को। चलो भाई, P1 = P2 = P। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज भी सेम है और डिस्टेंसेस भी सेम है। चलो भाई, तो P नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √P² + P²। बाकी तो को लिख P1² P2², बाकी तो आगे की 0 हो जाएगी क्योंकि थीटा कितना है? cos थीटा कितना है? 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। ये ऊपर लिख दो, थीटा 90 है तो cos थीटा 0, 90 क्यों? क्योंकि एंगल दोनों के बीच का 90 तो है, ठीक है। अब P नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास √P² + P² या फिर P√2। तो भैया ऐसे नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन की बात हो तो डायरेक्शन मान लो अल्फा बना रहा है, इससे ये डायरेक्शन शो करेगा, तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा? P1/P नेट। P1 कितना है? P नेट कितना है? P√2। P से P कैंसिल, 1/√2। तो मतलब क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। तो मतलब जो ये निकला है कितने एंगल पे निकला है? कितना एंगल बनाया? ये वाला एंगल कितना बनाया है? ये वाला एंगल कितना बनाया है? 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री पे ये वर्क करेगा। कौन? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो भैया ये थी कुछ कहानियाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ें तो ये तो क्वेश्चन हमने कर लिए जो CBSE बोर्ड और शायद मीन्स में भी आए हैं ऐसे क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन शायद मीन्स का ही है ना? तो ये हमने कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ें अगर, तो आगे बढ़ के क्या देखते हैं? आगे बढ़ के देखते हैं हमें एक चीज़ और मिली। मैंने बताया ना, ये वो वीडियो है जो पूरे डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, सारे डाइपोल का कॉन्सेप्ट क्या कर देगी? क्लियर कर देगी, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हमने क्या देखा कि भाई हर एक डाइपोल होता है। डाइपोल कैसा होता है? सिस्टम ऑफ चार्जेस का। उसके कारण वो किस किस चीज़ों में मिलता है? वो नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। और इसका एक मोमेंट होता है जिसे बोलते हैं P = Q × 12। इसके बेस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल करे। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये बात तो आपने बता दी कि डाइपोल के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, चलो मान ली, बट क्या डाइपोल के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? क्या डाइपोल के आसपास भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? मेरा आंसर नहीं। डाइपोल के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही 0 हो, डाइपोल के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक्सटेंड करेगी ना चारों तरफ को। तो ऐसे ही डाइपोल की एक लाइन है जिसे बोलते हैं एक्सेल लाइन। वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि अगर होती है तो कितनी होती है ये बता दो। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें,
क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ले लो तो इक्वेटोरियल लाइन बन जाती है। उस इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेजर करेंगे, और उसके बाद एक जनरल पॉइंट पे, है ना। तो भैया हेडिंग लगा लो क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू ए डाइपोल एट इट्स एक्सेल लाइन, एट इट्स एक्सेल लाइन। एक्सेल लाइन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं डाइपोल की। तो भैया पहले एक्सेल लाइन पता चले क्या हो, तो पहले डाइपोल बनाओ, डाइपोल बनाएंगे तब तो पता चलेगा ना क्या है एक्सेल लाइन, एक्सेल लाइन, है ना। तो मान लो हमारे पास ये डाइपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ और ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, फाइनाइट डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं 2l। ठीक है भैया, अब इस लाइन के अलोंग एक पॉइंट मान लो, क्योंकि देखो ये डाइपोल है। अब इस डाइपोल के बीच में भले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है उतना ही जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, किसी भी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जब हम इस वाली डायरेक्शन में निकालेंगे तो इसे बोलेंगे एक्सेल लाइन, और जब हम इस वाली डायरेक्शन में निकालेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। बस इतना सा अंतर है। तो हमने क्या मान लिया इस लाइन पे एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वो पॉइंट कितना है P, और इस पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया Q0। इस पे क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब एक बात बताओ, ये जो निगेटिव चार्ज है इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्स अट्रैक्शन का, अपनी तरफ को खींचेगा कैसे, इस तरह से, और फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे वाला ऐसे अपोजिट करेगा इस डायरेक्शन में E2 से। ठीक है, अब ये तो हमें पता चला। अब ये पॉइंट P जो है ये दूर कितनी है डाइपोल से, ये जो पॉइंट P है ये डाइपोल से कितनी दूरी पर है। तो देखो अगर मैं माइनस क्यू से मेजर करूंगा तो ये वाला बुरा मान जाएगा प्लस क्यू वाला, और अगर प्लस क्यू से मेजर करूंगा तो माइनस क्यू बुरा मान जाएगा, है ना। तो भैया क्या करें, इन दोनों का सम्मान करना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेगा इनके आगे, और बताना पड़ेगा कि डाइपोल साहब मुझे थोड़ा रास्ता दो, मुझे जाना है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से रास्ता मांगा था, है ना, जब वो सीता मैया को लेने जा रहे थे। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे है क्या, कि भाई ये दोनों से हमारा आग्रह है कि हमें कोई रास्ता दो कि हम कहाँ से इसकी डिस्टेंस मेजर करें। तो ये कहता है बालके क्या कहेगा ये बालक, ये बालक कहेगा बालक हमारे बीच में से निकाल लो। चलो इसके मिडिल पॉइंट से एक पॉइंट ले लो O, और यहाँ से हम क्या लेंगे, डिस्टेंस मान ली जो कि x दूरी पर है। ये ऐसे, ये पॉइंट पे कितनी डिस्टेंस पर रखा है बच्चों, x डिस्टेंस पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी L, दोनों के बीच की डिस्टेंस L। अब अगर मैं प्लस क्यू चार्ज पॉइंट P तक की डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये हो जाएगी, देखो ये x तो पूरी, और ये बची कुछ आधी कितनी है L, तो क्या हो जाएगी x प्लस L। ये तो हो गई पॉइंट P तक की। अब इससे मेजर करूँ तो देखो x ये, और x में से L हटा दो नहीं हटा दो, x माइनस L, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये मिल चुका हमें भैया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं P पे, तो लिखो E एट P, तो क्या होगा E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, बताओ कौन सा ट्रू है, इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, बताओ कौन सा। देखो हमें पता है E1 माइनस E2 लेना है या E2 माइनस E1 लेना है, किसके हेल्प से पता है हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखो हमें पता है कि E का फॉर्मूला जो होता है वो होता है KQ/R²। मतलब क्या होगा, इससे पता चला E जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। डिस्टेंस बढ़ाने पर E घटेगा, मतलब ये है इसका क्या है, मतलब अगर R इंक्रीज करेंगे तो E क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब तुम एक बार बताओ, ये वाली डिस्टेंस बड़ी है x प्लस एल वाली है x माइनस एल वाली, ऑब्वियसली x प्लस एल वाली बड़ी है। जब x प्लस एल वाली डिस्टेंस बड़ी है तो किसके कारण है x प्लस एल, प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2। तो मतलब अगर x प्लस एल बड़ी है तो E2 क्या होगा, छोटा होगा। E2 छोटा होगा तो बड़ा कौन सा होगा, E1। तो इसका मतलब कौन सा ट्रू है, E1 माइनस E2 ट्रू है। तो क्या ट्रू है, E1 माइनस E2। यहाँ लिख देंगे सिंस E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। चलो भाई अब E1 E2 निकाल लो पहले। तो EP देखो
E1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपॉन E1, किसके कारण, E1 है भैया इस वाले के कारण, तो कितनी डिस्टेंस है, x माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और ये कितना होगा, के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लेते समय अगर चार्ज निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें पॉजिटिव रखना है, चार्ज चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए, डायरेक्शन तो इसके अंदर होती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या रखा, निगेटिव को निगेटिव और पॉजिटिव को निगेटिव को भी पॉजिटिव और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव, ये रखा। कॉमन ले लो भाई यहाँ से, के क्यू हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करें, के क्यू, देखो भाई इसकी इससे और इसकी इससे, तो एक्स प्लस एल का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा, एक्स माइनस एल का स्क्वायर और एक्स प्लस एल का स्क्वायर, ये चीज़ें आ गई। तो भैया लिखो के क्यू, ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। क्यों हुआ, क्योंकि निगेटिव था, बाहर भी निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगी निगेटिव वाली, और निगेटिव वाली हो जाएगी पॉजिटिव वाली। देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। कैसे बनाए, हम जानते हैं जो a प्लस बी है और जो a माइनस बी है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, देखो 2xl कितना हो जाएगा, 4xl, क्या हो जाएगा 4xl, अपॉन नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2, ये आया भाई हमारे पास। अच्छा चलो कोई नहीं, अब देखो क्या करना है, अब क्या करना है, अब तो केवल एक ही काम रह गया। क्या काम है, यहाँ देखो जंक्शन ले लो कुछ, क्या कि देखो जो x डिस्टेंस है और जो l है, l और x को तुम गौर से देखो, कौन सी बड़ी है, x बड़ी है, ऑब्वियसली बात है। तो जब x बड़ी है तो x इज ग्रेटर देन l, हैंस जो x स्क्वायर होगा वो और बड़ा होगा किससे, l स्क्वायर से। जब x l से बड़ा है तो x स्क्वायर जो है वो और बड़ा होगा l स्क्वायर से, क्योंकि l स्क्वायर जब किसी छोटी डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है, बड़ा नहीं होता। अब तुम्हारे मन में आ रहा है कि सर ये आप गलत कह रहे हो, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि 3 का स्क्वायर और छोटा होगा। तो बच्चों में 3 और 2 पे नहीं बात कर रहा, मैंने कहा डायपोल का 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाले पे आता है, डायपोल कहाँ आता है, जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देती, मतलब माइक्रो लेवल पे। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो डिस्टेंस लो 0.01, इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, 0.0001, तो ये और छोटा आया नहीं आया, ये और छोटा आया है। तो इसका मतलब क्या है, छोटी चीज का स्क्वायर और छोटा हो जाता है। तो हमने क्या काम किया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो क्या करो भाई, नेग्लेक्ट करो, जो छोटी चीज उनका क्या काम, छोटों का काम नहीं है बड़ों का काम, नेग्लेक्टिंग क्या, एल स्क्वायर। जब एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ E इक्वल टू के क्यू ब्रैकेट में 4xl, स्क्वायर को नेग्लेक्ट करा है, x को नहीं, ध्यान रखना है ना। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर गायब की पावर क्या है 2, ठीक, इससे एक कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा E इक्वल टू के क्यू इंटू 4l अपॉन एक्स की पावर 3, या E इक्वल टू हो जाएगा के ऐसे ही Q ऐसे ही, 4 को लिखो 2 इंटू 12, या ऐसे लिख दिया अपॉन एक्स क्यूब, Q को लेके जाओ वहाँ तो K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 आया पहले, Q इंटू 12 अपॉन एक्स की क्यूब। हम जानते हैं Q इंटू 12 क्या होता है, P होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी तो पढ़ा है। तो E हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स की पावर 3। तो भैया ये आया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है किसी भी डायपोल के कारण। समझ में आई इतनी बातें, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता देना, मुझे ज़रा बार बार वीडियो देखनी पड़ रही है, ठीक चल रही है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर तुम्हारा आ चुका। अब अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, इसके किसके ग्राफ की बात करूँ, इसके किसके, ई और एक्स के, मतलब है ना। तो क्या ग्राफ होगा, देखो ग्राफ लिखेंगे, अगर हम ग्राफ बनाए, ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच, ई एंड एक्स। तो बच्चों देखो यहाँ ये ऐसे, मतलब ये x है और ये क्या है, e है। अगर e क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा है, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये है क्यूब का ग्राफ।
तो मतलब डिस्टेंस के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। यार तो साफ साफ सब जानते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ये तो सब जानते हैं। तो एक्सियल लाइन के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है किसी भी डायपोल की। अब हम बात करते हैं किसके, इक्वेटोरियल लाइन के लिए। किसके लिए बात करते हैं, इक्वेटोरियल। ये उतार लिया होगा तुम लोगों ने, मुझे लगता है, जहां तक नहीं उतारा हो तो मुझे पीछे जाओ, वीडियो प्रीवियस करो और क्या करो, वीडियो को प्रीवियस करो और वहां पे पॉज करो और उतारो, फिर आगे बढ़ो। चलो अब क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इट्स इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे देख लो भाई। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई एक डायपोल है, एक क्या है, एक डायपोल होता है, एक था डायपोल, एक था टाइगर, है ना, एक था डायपोल, ये यहाँ था और ये यहाँ था, और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, मेरे बच्चों बताओ। ओ पॉइंट पे, अब ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L। अब हमने क्या काम किया, इस मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, हालांकि वो ऊपर से ड्रॉ करना था लेकिन मैं उल्टा चला, कोई दिक्कत नहीं, इधर चलो चाहे उधर चलो। ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे पॉइंट P रखा है जिस, और एक चार्ज रखा है Q0। इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालनी है, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। किसके कारण, प्लस Q और माइनस Q के कारण, इस डायपोल के कारण। ठीक है, तो देखो जरा यहां देखो क्या, अब बनाओ जरा, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये P जो पॉइंट है कितनी डिस्टेंस पर है, मान लो x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है P पॉइंट, x डिस्टेंस पर। चलो ये पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा, रिपल्सन का। ठीक है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग लगता है तो पता है तुम्हें, ये ज्वाइन कर दो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये क्या है, E1। ऐसे इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। तो आ जाओ यहाँ नीचे ले आओ, नीचे अट्रैक्शन हुआ, ये ऐसे, ये कितना होगा, E2। इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में E नेट। अब यहां से यहां तक क्या है, ये थीटा, यहां से यहां तक क्या है, ये थीटा। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल अल्टरनेट एंगल, वर्टिकल अपोजिट नहीं, कौन सा एंगल, अल्टरनेट Z बन रहा है ना। ठीक है, अब देखो दो तरीके हैं, क्या, पहला E1 और E2 के दो कंपोनेंट तोड़ो इस डायरेक्शन में और नेट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा भाई यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओ, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। तो हम कंपोनेंट तोड़ के करते हैं। देखो E1 का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ, क्या होगा वो, E1 कॉस थीटा। ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा, E1 साइन थीटा। ऐसे E2 का कंपोनेंट फिर यहाँ पे आएगा, क्या आएगा वो, E2 कॉस थीटा। अब E2 का एक नीचे आएगा, क्या आएगा वो, E2 साइन थीटा। इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल दो कंपोनेंट रह गए, E1 कॉस थीटा प्लस E2 साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E एट P इक्वल टू क्या है, E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा, E1 प्लस E2 मतलब E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये आ गए भाई दो कंपोनेंट। अब हमें पता है E1 किसके कारण है, इसके कारण तो डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस देखो, ये L, ये X, ये पूरी X, ये L, तो ये हाइपोटेनस ट्रायंगल, वो क्या, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, दोनों डिस्टेंसेस सेम। जब डिस्टेंस सेम है और जब चार्ज सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या मजाल जो अलग हो जाए। अरे इनके पीछे पीछे तो चलना पड़ेगा, क्योंकि बना इन चीज़ों से है। अरे भाई जो जिस चीज़ से बनी है वो उसके पीछे पीछे तो जाएगी। अरे तुम्हारे माँ बाप है तो तुम अपने मम्मी पापा के पीछे पीछे तो जाओगे, ये तो नहीं उनसे आगे आगे भगोगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बनाया है ना। बस तो क्या हुआ यहाँ, Q, ये Q, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। यहां से यहां तक की डिस्टेंस रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रूट L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा, हेंस E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू क्या मान लो E, और वो होगा कितना, K
क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2। ठीक है, इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आया भाई हमारे पास। अब कॉस थीटा भी निकाल लो लगे हाथ, ई लिख दो, ये कॉस थीटा भी निकाल लो लगे हाथ। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो कॉस थीटा किसी भी ट्रायंगल में ले लो, इसमें ले लो चाहे इसमें, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है एल और हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये आया भाई हमारे पास कॉस थीटा भी और ये भी। तो लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ ई एंड कॉस थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट ये वाली है, रख दो भाई। तो ई क्या आ जाएगा, देखो ई नेट क्या हो जाएगा, 2e cos थीटा बनेगा वैसे तो है क्योंकि दोनों e हो गए। चलो 2 ऐसे ही e की वैल्यू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कॉस थीटा कितना है l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे हम। तो ये क्या बनेगा, देखो 2 क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू रख दो, क्या बचेगा 2l इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर ये 1 और ये 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये क्या होता है, ये होता है 2l इंटू क्यू क्या होगा p हो जाएगा। तो ई जो इक्वेटोरियल लाइन पे आया है p पे वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आया है p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये भैया इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। अब यहाँ पे वो कर सकते हो क्या जो पहले किया था, एल स्क्वायर इज मच स्मॉलर देन दी एक्स स्क्वायर, देन वी कैन नेगलेक्ट दी एक्स स्क्वायर। तो कर दो भैया। वैसे तो ये फॉर्मूला भी काम आता है, कभी कभी नहीं भी लेते छोटी डिस्टेंस एल की, एल को भी बड़ा ले लेते हैं और पी को भी एक्स को भी बड़ा ले लेते हैं, तो हमें करना पड़ता है दोनों को कंसिडर करके। तो ये भी फॉर्मूला है, इसे भी याद रखना। लिखेंगे इफ एक्स स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर देन नेगलेक्टिंग एल स्क्वायर। जब एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो ई क्या आएगा, ई पी आएगा भैया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपॉन एक्स की पावर 3। तो ये किस पे आया, ई पी कहाँ पे, इक्वेटोरियल लाइन पे। किस पे आया है, इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो भैया देखो ये बिल्कुल सेम वही आया है, एक्स क्यूब नीचे एक्स क्यूब वहाँ एक्सेल पे, ग्राफ तो दोनों का सेम है। अंतर क्या है, एक कंक्लूजन निकलता है क्या, जो इक्वेटोरियल लाइन पे नेट इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सेल लाइन के कंपेयर में आधा है, क्योंकि देखो वहाँ 2 होता था यहाँ। तो अगर मैं क्या काम करूँ, हम लिखिए ई एक्सेल, अगर मैं एक्सेल की बात करूँ तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब, और ये क्या है भाई इक्वेटोरियल। तो दोनों का रेशो अगर हम करें तो ई एक्सेल अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो कितना हो जाएगा, देखो एक्सेल वाला 2 तो 2 आ जाएगा ऊपर, तो ये आया भाई, दोनों का रेशो क्या है 2। तो मतलब एक्सेल लाइन पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल लाइन के कंपैरिजन में ट्वाइस है, दुगनी है। ठीक है, तो इससे ये रिजल्ट निकलता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि भाई जो डाइपोल है उसके अंदर तो भले इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो अच्छा खासा होता है। एक्सेल लाइन पे तो दुगना होता है इक्वेटोरियल लाइन की ओर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। अब एक पॉइंट तो हमने यहाँ माना था वो एक्सेल था, एक पॉइंट यहाँ माना वो इक्वेटोरियल है। मान लो मैं पॉइंट यहाँ मान, मैं तो ना मानता, ना यहाँ मानता, ना यहाँ मानता पॉइंट, मैं तो यहाँ मानता हूँ पॉइंट कि सर यहाँ बताओ कितनी होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या यहाँ मानता हूँ, या यहाँ मानता हूँ, या यहाँ मानता हूँ, या यहाँ मानता हूँ। तो भैया ये भी निकालनी तो पड़ेगी अब जब आपने कह दिया तो इसे बोलते हैं द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इट्स जर्नल पॉइंट। किस पे बोलते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ड्यू टू इट्स एट इट्स जर्नल पॉइंट। तो वो भी कर लो भाई लगे हाथ। भैया पानी भी नहीं है आज, तो लाइट भी भाग गई, लेकिन हमारा साथ तुमसे नहीं छूटेगा भाई। क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इट्स जर्नल पॉइंट, एट इट्स जर्नल पॉइंट। चलो भाई जर्नल पॉइंट पे देखते हैं। तो मान लो हमारे पास एक डाइपोल है, यहाँ रखा है, ये रखा भाई एक डाइपोल हमारे पास, ये रखा, ये प्लस क्यू चार्ज कह दो और ये क्या कह दिया, ये वाला माइनस क्यू चार्ज कह दो और ये वाला क्या कह दो, प्लस क्यू चार्ज कह दो। अब एक पॉइंट P यहाँ रखा है, कहीं कहाँ पे रखा है, यहाँ पॉइंट P। ठीक है, इस पॉइंट से इसके मिडिल से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लो कितनी है, x डिस्टेंस मान ली हमने, कितनी डिस्टेंस मान ली, x मान ली। ये से अब ये टोटल 12 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, L हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी।
अभी जो पॉइंट P है कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पे उठा हुआ है मान लो। ये जो पॉइंट P है कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे होगी P, इस डायरेक्शन में आया भैया P। अब एक बात बताओ, ये किसी एंगल थीटा पे है। अब अगर मैं इस P के दो कंपोनेंट ऐसे तोड़ लूँ कि एक तो अलोंग द लाइन, ये कोई और पॉइंट मान लो भाई, इसे मान लो क्या कह दो, F पॉइंट कह दो, F है ना। तो क्या कहूँ भाई, इस P के दो कंपोनेंट तोड़ो, एक तो अलोंग द लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द लाइन, ऐसे तो टूटेंगे दो कंपोनेंट, ऐसे तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, रिजोल्व होगा। जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस तो पढ़ा है ना वेक्टर में, ठीक है। तो क्या होगा भाई, इस P के एक कंपोनेंट जाएगा कैसे, ऐसे, क्या होगा ये P cos थीटा, और इसके जाएगा कहाँ को, नीचे क्या आ जाएगा ये P sin थीटा। अब जो ये P cos थीटा है ये भी तो एक डायपोल है, क्योंकि इस डायपोल का हिस्सा है, ये दोनों इसके बेटे हैं, ये दोनों कौन से, ये दोनों इसके ही बेटे हैं। तो भाई जैसी प्रॉपर्टी इसकी वैसी प्रॉपर्टी इसकी तो होगी। इंटेंसिटी, ताकत भले ही कम हो, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही शो करता है। अरे तुम्हारे गुण, तुम्हारे जो अंदर गुण हैं वो तुम्हारे पापा से मिलते जुलते तो होंगे ही, और तुम्हारी मम्मी से भी भले थोड़े 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 हो तो है, तो होंगे तो, है ना। तो वही बात है, क्या बात है भाई, P cos थीटा ऐसे, P sin थीटा ऐसे। अच्छा साहब, अब ये P cos थीटा के लिए पॉइंट F जो है कहाँ पे है, देखो इसके एक्सेल लाइन पे है, एक्सेल अभी पढ़ा तो एक्सेल लाइन। ऐसे P sin थीटा के लिए F जो है वो कहाँ पे, इक्वेटोरियल, कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल लाइन पे है ना। तो कितना एंगल बना रहा पूरा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ठीक है भाई। अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होगा, जस्ट इस तरह, मान लो क्या है वो E1 E एक्सेल है ना, और इसके कारण जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे होगा, वो क्या होगा E इक्वेटोरियल। इन दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में E नेट। तो निकाल लो भैया E नेट। तो E नेट क्या आएगा, देखो ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा ना, होगा तो E नेट आ जाएगा। E नेट कितना आएगा बच्चों, तो E नेट जो आएगा वो आएगा कितना, अंडर रूट E1 E एक्सेल का स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल का स्क्वायर, E इक्वेटोरियल का स्क्वायर। दोनों के बीच का एंगल कितना, ये दोनों होंगे कितने एंगल पे, 90 पे होंगे यार, सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं ना। तो इक्वेटोरियल का स्क्वायर। अब E एक्सेल कितना है, निकाल लो E एक्सेल। एक्सेल लाइन पे E कितना है, 1/4 K लिख दो, K क्या होता है 2P है ना, एक्सेल पे 2P होता है, तो 2P की जगह क्या है P cos थीटा, 2P cos थीटा, और डिस्टेंस कितनी है x3। ऐसे ही E इक्वेटोरियल पे निकाल लो, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है K, उसमें होता है केवल P, तो P sin थीटा, इक्वेटोरियल वाला sin थीटा है, अपॉन x3। दोनों के वैल्यू ऊपर पुट कर दो। जब दोनों के वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो E नेट क्या आ जाएगा, E नेट हो जाएगा अंडर रूट K 2P cos थीटा अपॉन x³ का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या होगा KP sin थीटा अपॉन x³ का स्क्वायर, ये हो जाएगा भैया यहाँ। अब देखो क्या क्या कॉमन है, K कॉमन है, P कॉमन है, x³ कॉमन है, तो KP अपॉन x³ तो ऐसे ही बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर निकल के वैसे रहेगा जैसा थी। अंदर क्या बचा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा भैया हमारे पास। या इसे क्या लिख सकते हैं, देखो E नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, KP अपॉन x³ अंडर रूट, साइन को बदलो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा KP अपॉन x³ अंडर रूट, 4 में से 1 गया तो क्या आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो भैया ये आया हमारे पास E नेट एट इट्स जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट का मतलब कोई सा भी एंगल दे रखा हो, अब चाहे वो कहे ना तुमसे कि 60 डिग्री पे बताओ, 45 डिग्री पे बताओ, 30 डिग्री पे बताओ, इवन 15 डिग्री पे बताओ, तो यहाँ वैल्यू पुट करो थीटा की, जो भी आंसर आना है वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 रिजल्ट तो है ना ऑलरेडी, एक तो एक्सेल लाइन वाला और एक कौन सा, इक्वेटोरियल लाइन वाला। एक्सेल लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा को क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि देखो P ऐसे और एक्सेल लाइन भी ऐसी होती है, तो P कितना होगा 0। अगर इस पॉइंट को नीचे लिया हो तो एक्सेल लाइन बन जाएगा, नहीं है तो थीटा के लिए थीटा कितना हो जाएगा, एक्सेल लाइन के लिए 0, और इक्वेटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना होगा 90। तब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। ये तो आ चुका तुम्हारे पास। अब क्या बात करें भाई, इफ थीटा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, एक्सेल लाइन, एक्सेल लाइन रखो भाई, तो E क्या हो जाएगा KP अपॉन x³ अंडर रूट 3 cos 0 की वैल्यू 1 ही होगी, प्लस 1 ये, तो क्या आएगा देखो KP
P अपॉन एक्स क्यूब इंटू 2, है ना। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स क्यूब। क्या यही फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन के लिए? जी सर, यही फॉर्मूला होता है एक्सियल लाइन के लिए। और क्या इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दिया अगर हम, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होगा, ई इक्वल टू, देखो वहाँ यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा 0, तो के पी अपॉन एक्स क्यूब और अंडर रूट क्या हो जाएगा 0 + 1, तो ये बनेगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन एक्स क्यूब। तो भैया ये हो जाएगा हमारे पास एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए फॉर्मूले। तो भैया ऐसे ये डाइपोल वर्क करता है। हमने डाइपोल की पूरी हिस्ट्री जान ली जब से अब तक। अब दो चीज़ें और बची है डाइपोल में, एक तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ये सारी दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए तुम्हें पता है हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा, ये किन मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है ये पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करे। अब हमने दो लाइनों के लिए देखा, एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देख ली। फिर हमने देखा एक जनरल पॉइंट भी होता है, अगर हम जनरल पॉइंट पे निकाल लेंगे तो सारे पॉइंटों पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो हमने जनरल पॉइंट पे भी निकाल के देखा, वो निकल के आई है। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बेस्ट ऑफ लक।